मैं हूं अदिल इम्तियाज़ और आज हम वेव्स में डॉपलर इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे। डॉपलर इफ़ेक्ट वेव्स में मोशन की वजह से यानी कि हरकत की वजह से पैदा होता है। पर इसके लिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। मेरा दोस्त केटू बाज़ार गया और वो ट्रैफिक जैम में फंस गया। उसे तरह तरह के हॉर्न आ रहे थे, यानी आवाज़ें आ रही थी। तो सुनते हैं कि केटू को कैसी आवाज़ें आ रही थी। आपने सुना, ये तमाम गाड़ियां अपनी जगह पर खड़ी थीं, बिल्कुल साकित थीं, मोशन में नहीं थीं और इनके हॉर्न की आवाज़ हमें सुनाई दी। केटू ने जब आगे देखा तो उसे कुछ दूर पुलिस की भी एक गाड़ी नज़र आई और उसका हॉर्न काफ़ी ऊंचा था। पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, स्टेशनरी थी, और उसका हॉर्न कैसा था, आइए सुनते हैं। अब कुछ देर बाद ट्रैफिक खुल गया और केटू अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू हो गया। पर यही पुलिस की गाड़ी उसके पास से बड़ी रफ्तार से गुजरी। अब केटू ने महसूस किया कि इसके हॉर्न की आवाज़ तो बदल चुकी है। अब उसे कैसी आवाज़ आई, चलें सुन के देखते हैं। आपने देखा कि इसमें हमें महसूस हुआ कि गाड़ी दूर से केटू की तरफ आ रही है और उसके हॉर्न की आवाज़ बढ़ रही है। और फिर जब वो केटू के पास से गुजरी तो उसके हॉर्न की आवाज़ मैक्सिमम थी, यानी उसकी पिच सबसे ज़्यादा थी। और जैसे ही वो आगे गुजरी तो उसके हॉर्न की आवाज़ कम हो गई। पर ऐसा हुआ क्यों? केटू बड़ी देर सोचता रहा। रिपीट, केटू कुछ देर सोचता रहा और उसके जहन में आया कि जो फ़र्क गाड़ी में आया वो उसकी हरकत की वजह से आया। गाड़ी पहले रुकी हुई थी तो उसके हॉर्न की आवाज़ और तरह की थी, और अब जैसे ही गाड़ी हरकत में आई है, यानी मोशन में आई है, तो उसकी आवाज़ बदल गई। तो क्या आवाज़ हरकत से बदल जाती है? वेव्स जो कि आवाज़ पैदा करती हैं कितनी किस्म की होती हैं? हम ये देखते हैं साउंड हमेशा वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करता है, यानी ट्रैवल करता है। इस स्पीकर को देख लीजिए। जैसे ही इस स्पीकर ने आवाज़ निकाली तो वो गैस के मॉलिक्यूल से जो कि ज़मीन पर मौजूद हैं वो आगे बढ़ा और उसने एक फॉर्म बनाई हमारे कान तक पहुंचने के लिए। इस फॉर्म को हम वेव फॉर्म कहते हैं। वेव फॉर्म, ये एक वेव फॉर्म है। इस वेव फॉर्म को अगर हम एक पहाड़ी के तौर पर ले लें तो पहाड़ी की चोटी को हम क्रस्ट कहते हैं और इसकी वादी को यानी निचले हिस्से को, नेगेटिव पीक को, हम ट्रफ कहते हैं। तो वेव फॉर्म में क्रस्ट होती है और ट्रफ होती है। उसके अलावा अगर ये वेव फॉर्म करीब चली जाए, यानी क्रस्ट दूसरे क्रस्ट के बहुत करीब आए, तो हम ये कहेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। और अगर इसका क्रस्ट अगले क्रस्ट से दूर चला जाए, यानी ये दोनों पहाड़ियाँ दूर दूर हो जाएं, तो हम कहेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई है। तो अगर पहाड़ियाँ करीब हों तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और अगर पहाड़ियाँ दूर हो जाएं तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। और ये हमारे पास साउंड की वेव फॉर्म है। तो साउंड हमेशा एक मीडियम में ट्रैवल करता है। तो हम इफेक्ट देखेंगे कि साउंड जब किसी मूविंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। पर क्या वेव फॉर्म सिर्फ साउंड की होती है? नहीं, लाइट की भी वेव फॉर्म होती है। तो डॉपलर इफेक्ट यानी मोशन का इफेक्ट जो है वो तो फिर लाइट पर भी होना चाहिए कि लाइट की वेव फॉर्म्स कैसे बिहेव करती हैं जब कोई चीज़ मूव कर रही है। लाइट का स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो वो 7 कलर्स में होता है। एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है जिसमें और कलर्स भी होते हैं, पर मेनली 7 कलर्स होते हैं और उन तमाम कलर्स के पीछे वेव फॉर्म्स होती हैं। अगर रेड कलर को देखें तो इसकी वेव फॉर्म की फ्रिक्वेंसी कम है क्योंकि इसकी पहाड़ियाँ दूर हैं। पर अगर हम इंडिगो या वॉयलेट को देखें जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इनकी पहाड़ियाँ करीब करीब हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है, इंडिगो की जो वेव है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो हम जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे
इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। हमें पता चला साउंड भी वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है और लाइट भी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। उसके अलावा वेव फॉर्म आपको तालाब के पानी में भी नज़र आती हैं। जब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें तैर रही होती हैं तो पानी जो है वो भी वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। तो 3 किस्म की वेव्स हैं और अब हम देखते हैं कि इन वेव्स का इस आवाज़ से क्या ताल्लुक़ है जो अभी हमने सुनी है। यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है, वो है पुलिस की कार, और उसके ऊपर स्पीकर्स लगे हुए हैं जो हर तरफ एक ही पिच की साउंड जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके साथ हमारे पास K2 है जो कि लिसनर है। ये सोर्स है और ये लिसनर है। आवाज़ सोर्स से लिसनर की तरफ जा रही है। लिसनर के नीचे लॉक का निशान, इसका मतलब ये स्टेशनरी है, खड़ा है, ये मूव नहीं कर सकता। और सोर्स के नीचे भी लॉक है तो ये भी मूव नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ में देखें तो सोर्स जो है वो रेड कलर से दिखाई गई है, यानी ये गाड़ी जो है इस ग्राफ में रेड कलर से दिखाई गई है और इससे ये साउंड की वेव्स जो है वो निकल रही हैं। अगर आप इन साउंड की वेव्स को गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये ब्लू कलर के सर्कल्स हैं और इनके बीच में वाइट कलर है। हमें पता है कि वेव फॉर्म जो साउंड की है वो साइनोसॉइड होती है, एक साइन वेव होती है, और उसके ऊपर की पहाड़ियाँ जो होती हैं वो क्रस्ट होती हैं और नीचे की ट्रफ होती हैं। तो इस तस्वीर में जो नीला कलर है वो क्रस्ट दिखा रहा है और जो सफ़ेद रंग है जिस जगह वो ट्रफ दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि एक ही फ्रीक्वेंसी से साउंड जो है वो ट्रैवल कर रहा है बाहर की तरफ, और उसकी वजह यह है कि नीली लाइनों में फ़र्क बराबर है। हर एक नीली लाइन से दूसरी नीली लाइन के दरमियान फ़र्क जो है वो बराबर है, चाहे आप किसी जगह भी खड़े हो जाएं। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एक ही किस्म की है और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ये साउंड जनरेट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि साउंड जो इस तरफ जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो इस तरफ जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। उनकी पहाड़ियों के दरमियान डिस्टेंस एक जैसा है। तो जब कोई चीज़ खड़ी होती है तो उसका साउंड कैसे होता है ये भी मैं आपको सुनवाता हूँ। तो आपने देखा कि आपको आवाज़ में किसी किस्म का फ़र्क महसूस नहीं हुआ है। ऐसे नहीं लगा कि आवाज़ की पिच यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हो। अगर आवाज़ की पिच बढ़ेगी तो आवाज़ जो है वो और किस्म की आएगी, ऐसे लगेगा कोई चीज़ करीब आ रही है। और ये भी नहीं लगा कि आवाज़ कम हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी पिच कम हो रही है। अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों चीज़ें स्टेशनरी नहीं हैं। अगला केस लेते हैं, इसमें हमारे पास जो लिसनर है वो स्टेशनरी है, जबकि जो सोर्स है ये मूव करेगी गाड़ी, और गाड़ी लिसनर की तरफ मूव करेगी। अब जब गाड़ी लिसनर की तरफ मूव करेगी, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये गाड़ी मूव कर रही है। तो अब आप देखें कि जो साउंड वेव्स जो हैं प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं है। कुछ जगह पर नीली लाइनों में एक नीली लाइन से दूसरी नीली लाइन में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, और कुछ जगह पर अगर आप इसके साथ यहाँ पर देखें तो नीली लाइनें बहुत करीब करीब आई हुई हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और जो पिछली साइड है जिस तरफ मोशन है उस तरफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और जो दूसरी साइड है उस तरफ फ्रीक्वेंसी कम है। यही चीज़ हमने यहाँ पर दिखाई है। यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी कम दिखाई है, वेवलेंथ बढ़ गई है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, इसका मतलब पिच भी कम है। तो यहाँ पर आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आवाज़ दूर जा रही है क्योंकि गाड़ी का रुख इस तरफ है। और इस लिसनर को क्या फ़ील होगा, इसको ये फ़ील होगा कि मेरी तरफ कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है। तो मैं ये करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपना माइक जो है वो एक जगह रखता हूँ और इसकी तरफ आने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखें मेरी आवाज़ आपको कैसे लगेगी। तो आपको महसूस हुआ होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी दूर से एकदम पास आई। अब हम ये देखते हैं कि इसमें ये लिसनर को कैसी आवाज़ आएगी जब कि सोर्स जो है वो मोशन में है और लिसनर की तरफ फ्रिक्वेंसी जो है और पिच बढ़ रही है। और हम अब इसको सुनते हैं। अब आपने फील किया कि दूर से एक गाड़ी आई और बिल्कुल K2 के पास से होके अभी वो गुजरने की कोशिश कर रही है। तो ये जो इफेक्ट आता है ये डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। और ये क्यों आता है, उसकी वजह यह है कि जब स्टेशनरी गाड़ी होती है फ्रिक्वेंसी एक जैसी होती है, पर जब गाड़ी मूव करना शुरू कर देती है तो उसकी डायरेक्शन जिस तरफ होती है उस तरफ आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है और पिच बढ़ जाती है। तो उस तरफ खड़े हुए लिसनर्स को आवाज़ अपनी तरफ आती हुई महसूस होती है, उसकी पिच ज़्यादा होती है। जबकि दूसरी तरफ जो पीछे हैं
अब हम उसका केस लेते हैं, उनको आवाज़ कैसे सुनाई देगी, हम उसकी तरफ देखते हैं। K2 जो है उससे गाड़ी गुजर चुकी है, K2 अपनी जगह पर ही खड़ा है, K2 मूव नहीं किया, पर गाड़ी आगे को मूव कर गई है और गाड़ी जो है अब आगे निकल चुकी है। तो गाड़ी के सामने की साइड पर फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, आवाज़ ज़्यादा होगी, और गाड़ी के पिछली साइड पर आपको फ्रिक्वेंसी जो है वो कम मिलेगी, क्योंकि गाड़ी का मोशन जो है वो उस तरफ है। तो अब K2 को कैसी आवाज़ सुनाई देगी, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जब उससे गुजर के गई और उसके बाद दूर होती गई गाड़ी, तो उसको आवाज़ कैसी आएगी। देखा आपने, गाड़ी की आवाज़ अब दूर होती हुई फील हो रही। मैं दोबारा सुनाता हूँ, उसके पास से जब गुजरेगी और गुजर के उसके दूर जाएगी। तो हम दोबारा से पूरी सुनते हैं, जब उसके पास आ रही थी, जब उससे पास से गुजरेगी और जब दूर जाएगी। अभी उसकी तरफ आ रही है, अब उसे क्रॉस किया और अब दूर चली गई। तो आपने फील किया होगा कि जब वो उसकी तरफ आ रही थी तो आपने महसूस किया उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही थी, पास जब वो पहुंची तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी और पिच भी ज़्यादा थी साउंड की, और जब वो उससे दूर होती गई तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होती गई और आवाज़ की पिच भी कम होती गई। तो इस चीज़ को हम बयान यहाँ से एक पिक्चर से कर सकते हैं। ये एक हमारे पास सोर्स मूव कर रही थी गाड़ी और लिसनर जो है उसकी तरफ खड़ा है। अगर आप वेव फ्रंट्स देखें, इनको वेव फ्रंट्स कहते हैं, तो जिस तरफ गाड़ी मूव कर रही है वो करीब करीब है। अभी आप देखें ना, इनके दरमियान डिस्टेंस, रेड डॉट्स में जो मैंने डिस्टेंस दिखाया है, ये करीब करीब है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आवाज़ की पिच जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, आवाज़ की फ्रिक्वेंसी भी आप देखें यहाँ पर ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पहाड़ियाँ जो है क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ जो फासला है वो बहुत कम रह गया। इसका मतलब ये फ्रिक्वेंसी जो है ज़्यादा हो गई है, ये वेवफॉर्म कंप्रेस हो गई है। अगर आप दूसरी साइड पर देखें तो जिस तरफ से गाड़ी मूव कर चुकी है उस तरफ जहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है, आपको नज़र आएगा कि फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होती गई है और वेव फ्रंट्स के बीच में फासला जो है वो बढ़ता गया है। और आप यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आएगा कि क्रस्ट से बहुत दूर होता गया है। तो पिच भी कम हुई और आवाज़ ऐसे लगता है जैसे दूर जाती हुई महसूस हो रही है। तो ये चीज़ डॉपलर इफेक्ट कहलाती है। अब हम एक और केस लेते हैं और उसमें हमारे पास सोर्स जो है वो स्टेशनरी है, पर जो लिसनर है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, भाग रहा है। तो जब लिसनर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, सपोज पहले हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है या वेव फॉर्म है वो इस किस्म की है। अब ये जो वेव फॉर्म मेरे पास है, इसमें हमारे पास सोर्स जो है वो स्टेशनरी था, पर अगर हमारे पास लिसनर सोर्स की तरफ आएगा, भागेगा, तो एक तो वेव फॉर्म इस तरफ को मूव कर रही है और लिसनर जो है सुनने वाला वो भी इस तरफ को भाग रहा है। तो क्या होगा कि क्रस्ट जो है उसको जल्दी जल्दी मिलेंगे, क्योंकि एक चीज़ इस तरफ मूव कर रही है और लिसनर इस तरफ मूव करेगा। तो अगर लिसनर खड़ा होता है तो उसको ये वेव फॉर्म की दो जो क्रस्ट हैं वो देर से, उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है और उसको देर से सुनने को मिलते। पर क्योंकि अब वो भी इस तरफ भाग रहा है रिलेटिव मोशन के साथ और वेव फॉर्म इस तरफ मूव कर रही है, तो इन दो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता है, जो जगह है, डिस्टेंस है, वो उसको कम लगेगा। तो उसको लगेगा ये पहाड़ियाँ करीब करीब आ गई हैं, यानी क्रस्ट जो है वो करीब करीब आ गया है, ये वेव फॉर्म कंप्रेस हो गई है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेव फॉर्म कंप्रेस होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो अब क्या होगा, अब फिर उसको ऐसे लगेगा कि पिच बढ़ रही है। अब जब पिच बढ़ रही है तो पिच तो उस कंडीशन में बढ़ रही थी जब सोर्स मूव कर रही थी। तो अब क्या होगा कि उसको ऐसे लगेगा, उसको ऐसे आवाज़ आएगी जैसे गाड़ी उसकी तरफ आ रही है, हालांकि गाड़ी स्टेशनरी होगी और वो गाड़ी की तरफ जा रहा होगा, पर उसको आवाज़ जो है, पिच जो है वो ज़्यादा महसूस होगी। तो वही इफेक्ट होगा जब गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी और वो खड़ा हुआ था। इसी तरीके से अगर वो दूसरी तरफ भाग रहा है, तो अब आप देखें कि आपके पास जो ओरिजिनल वेव फॉर्म थी, जो गाड़ी से हमें साउंड मिल रहा था, वो ये वेव फॉर्म थी, पर क्योंकि अब वो भी उसी तरफ भाग रहा है जिस तरफ ये वेव फॉर्म जा रही है, तो अब क्या होगा कि उसको ये रिलेटिवली स्लो लगेगा मोशन इसका। तो दो क्रस्ट के दरमियान उसको डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो भी उस तरफ भाग रहा है जिस तरफ मोशन है। तो ये जो वेव फॉर्म है ये थोड़ी सी एक्सपैंड कर जाएगी, क्योंकि दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान फासला उसको ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि वो भी इसके साथ साथ भाग रहा है। इस केस में फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी और उसको ऐसे लगेगा जैसे कि ये गाड़ी उससे दूर जा रही है। तो इन दो केसेस जो हमने डिस्कस किए हैं, इसमें गाड़ी स्टेशनरी है, सोर्स स्टेशनरी है और जो लिसनर है वो मूव कर रहा है एक। अब हम रोशनी में डॉपलर इफेक्ट का बिहेवियर देखते हैं। मेरे पास एक सितारा है, यानी आप सन भी कह सकते हैं, दूर दराज का सितारा है जो कि आसमान में है, और
यहाँ पर हमारे पास K2 है जो कि उस सितारे को देख रहा है, उसका मुशाहिदा कर रहा है, ऑब्जर्वेशन ले रहा है। K2 ज़मीन पर है और ज़मीन मूव कर रही है, तो हमारे पास जो सोर्स है लाइट की वो भी मूव कर रही है और ऑब्जर्वर है वो भी मूव कर रहा है। अब K2 इस सितारे को कैसे देखेगा, उसके लिए उसको ज़रूरत है एक हबल टेलीस्कोप की। हबल टेलीस्कोप 1990 में बनाई गई थी, फिर ये ज़मीन के करीबी मदार में छोड़ दी गई। अब ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती रहती है और दूर दराज की तस्वीरें खींचती रहती है और हमें देती रहती है। हबल टेलीस्कोप को अगर आप गौर से देखें तो इसके साइड पर सोलर पैनल्स लगे होते हैं जो सूरज से रोशनी हासिल करते हैं और उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। क्योंकि इसके पास एनर्जी के हसूल का और कोई तरीका नहीं है तो सोलर पैनल्स हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें स्पेक्ट्रोग्राफ्स है जो कि दूर से जो रेडिएशन आ रही है सितारों से, गैलेक्सी से, चाहे वो अल्ट्रावायलेट है, विजिबल लाइट में है या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में है, वो ये कैप्चर करता है और हमें रिकॉर्ड करके देता है। इसमें कैमरे भी हैं, इसमें सेंसर्स भी हैं, रेडियो एंटीने भी हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मेजरमेंट्स लेके देता है। हबल टेलीस्कोप जो है उसके साथ K2 जो है वो मेजरमेंट कर रहा है और वो दूर एक सितारे को देख रहा है। अब हम अज्यूम करते हैं कि वो सितारा बड़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसके जो वेव फ्रंट हैं वो यहाँ पर पास होना शुरू हो गए। रोशनी एक वेव है और उसके वेव फ्रंट करीब करीब आ गए, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और यहाँ पर वेव फ्रंट्स दूर होना शुरू हो गए, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो गई। एक चीज़ आपने और भी ऑब्जर्व करनी है और वो ये कि यहाँ पर आपको नीला रंग नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको हल्का लाल रंग नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर ये सितारा हमसे दूर जाए, ये सितारा दूर जा रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी रोशनी की और यहाँ पर कम हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर रेड कलर के वेव फ्रंट्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, उल्टे वेव फ्रंट्स नज़र आ रहे हैं। जब हमने आवाज़ की बात की थी तो आवाज़ की जब पिच बढ़ती थी या फ्रीक्वेंसी बढ़ती थी तो हमें आवाज़ करीब से आती हुई सुनाई देती थी और जब आवाज़ की पिच या फ्रीक्वेंसी कम होती थी तो वो दूर से सुनाई देती थी। पर रोशनी में हमें ये कैसे महसूस होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है या कम हो गई है, उसका क्या असर होगा? तो हम चलते हैं रोशनी के स्पेक्ट्रम में। हमारे पास जो सितारा था वो येलो कलर का था, पर जैसे ही वो ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू किया तो उसकी जो वेव फॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई। लाइट की जो वेव फॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी और वो कलर चेंज करेगी। वो पहले ग्रीन होगी, फिर एक्वा कलर लेगी, फिर ब्लू करेगी, फिर इंडिगो करेगी और फिर वायलेट की तरफ जाएगी, तो वो नीला होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर कोई सितारा हमारी तरफ आ रहा है तो वो हमें नीले रंग का नज़र आएगा और अगर वो हमसे दूर जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लाइट की कम होना शुरू हो जाएगी, तो वो ऑरेंज होगा, रेड होगा या डार्क होगा, रेड कलर का होगा और वो हमसे दूर जा रहा होगा। तो इसका मतलब है अगर ऑरेंज कलर का तो वो थोड़ी स्पीड से हमसे दूर जा रहा है, पर अगर वो डार्क रेड है तो वो बहुत तेज़ी से हमसे दूर जा रहा है। इसी तरीके से अगर वो इंडिगो कलर का या वॉयलेट कलर का है तो वो हमसे कलर का है तो वो हमसे बड़ी तेज़ी से दूर जा रहा है और अगर वो ग्रीन कलर का है तो वो हमसे आहिस्ता स्पीड से दूर जा रहा है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाई है। अगर एक सितारा आपसे दूर जा रहा है तो आपको रेड कलर की लाइट नज़र आएगी। आपको ये लगेगा ये जो सूरज है या ये सितारा जो स्टार है वो रेड कलर का है और अगर वो हमारी तरफ आ रहा है तो वो हमें ब्लू कलर का आएगा। यहाँ पर मैंने फिर वही चीज़ एग्जांपल दी इसकी, जिसमें एक स्टार था और वो एक्चुअल में इस पोजीशन पे लॉक था, पर जब वो मूव किया तो वो अगर हमारी तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो वो हमें नीले कलर का नज़र आएगा, पर अगर वो हमसे दूर जा रहा है तो हमें रेड कलर का नज़र आएगा। तो जब हमने इस तरीके से यूनिवर्स को देखा हबल टेलीस्कोप से तो आपके ख्याल में वो हमें रेड नज़र आई या नीली नज़र आई? आप हैरान होंगे क्योंकि हमें यूनिवर्स जो है वो रेड कलर की नज़र आई। इसको रेड शिफ्ट कहते हैं। आप देखें तो बेशतर जो चीज़ें हैं वो रेड कलर की है। इसका मतलब क्या है कि वो हमसे दूर जा रही हैं, वो दूर जा रही हैं और बहुत कम चीज़ें हैं जो नीले रंग की हैं वो आपके करीब आ रही हैं। ये स्टार्स में भी होता है और गैलेक्सीज़ में भी होता है। ये मुख्तलिफ गैलेक्सीज़ हैं, छोटे छोटी गैलेक्सीज़ हैं। ये देखें तो अगर आप इस गैलेक्सी को देखें ये बहुत ज़्यादा रेड कलर की है, तो इसका मतलब ये हमसे बहुत तेज़ी से दूर जा रही है, जबकि ये हल्के रेड कलर के तो ये थोड़ी तेज़ी से, थोड़ी रफ्तार से हमसे दूर जा रही है। पर यहाँ पर आपको नज़र आएगा ब्लू कलर, तो इसका मतलब ये हमारी तरफ आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ब्लू कलर नज़र आएगा तो ये हमारी तरफ आ रही है। तो गैलेक्सीज और स्टार्स की मूवमेंट का हमें पता चल जाता है डॉपलर इफेक्ट के साथ। इससे हमें यह भी पता चला क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमसे दूर जा रही है तो जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रही है।
आपने अक्सर सुना होगा कि साइंटिस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहे हैं। वो एक्चुअली इसी वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि गैलेक्सी जो है उसमें रेड शिफ्ट जो है, कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट जो नज़र आ रही होती है कि हर चीज़ हमें रेड कलर की नज़र आ रही है, इसका मतलब कि हर चीज़ हमसे दूर जा रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यूनिवर्स जो है वो फैल रही है क्योंकि उसमें मौजूद तमाम गैलेक्सीज दूर दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो वो ज़्यादा एरिया ले रही है। जिस तरीके से यहाँ पर एक बैलून की मदद से हमने दिखाया है कि यूनिवर्स जो है वो फैल रही है। आप देखें कि गैलेक्सीज में जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर ये डिस्टेंस कम था और यहाँ पर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यही एविडेंस है जिसकी वजह से साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर मैटर अब एक्सपैंड कर रहा है और दूर दूर जा रहा है, तो एक वक्त ऐसा था, बहुत पुरानी ज़माने की बात है, जब मैटर बिल्कुल करीब था और उस वक्त बिग बैंग हुई थी, यानी बहुत बड़ा धमाका हुआ था और मैटर जो है वो मुख्तलिफ गैलेक्सीज और स्टार में बट गया और अब वो एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दूर होता जा रहा है। तो आप देखें यहाँ पर वो बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसको हम बिग बैंग कहते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो कायनात है हमारी, जो यूनिवर्स है, वो फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। यहाँ पर टाइम है और ये स्पेस है। पानी में जब बतख तैरती है तो आपको वेव्स, रिपल्स नज़र आते हैं। ये जिस तरफ बतख तैर रही होती है उस तरफ करीब करीब होते हैं, तो आप देखेंगे इन रिपल की फ्रिक्वेंसी इस तरफ ज़्यादा है और इस तरफ कम है, वेव फ्रंट दूर दूर हैं। तो इस वजह से ये अगर आप देखें तो जिस तरफ को कोई भी चीज़ तैर रही होती है उस तरफ रिपल्स जो हैं वो करीब करीब होते हैं और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जिस तरफ वो उसका रुख नहीं होता उस तरफ हमें रिपल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर नज़र आते हैं। तो यहाँ पर भी हमें डॉपलर इफेक्ट नज़र आया पानी में।